रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। दोस्तों, मैं सलीमा अपनी और अपने साथी अरशद की तरफ से स्वागत करती हूँ आपका। आदाब सलीमा जी। आदाब, खुश रहिए, लंबी उम्र, जुग जुग जियो, वगैरह वगैरह। अरे आप तो बिल्कुल फॉर्मल होती जा रही हैं भाई। भैया, तुमने जो इतनी फॉर्मेलिटी से आदाब किया तो मैंने कहा कि चलो आज यूं ही सही। क्यों दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? भैया, मुझे तो जरा भर भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? हम सब मतलब आपको वैसे ही चाहते हैं, आप वैसे ही अच्छी लगती हैं, डांटती डपटती लीजिए साहब, फटकारती। कब डांटा बोला मैंने तुम्हें? लो कल्लो बात, अब सबूत भी दे रही हैं। अच्छा चलो, छोड़ो और झटपट ये बताओ कि आज जॉर्ज इब्राहिम की किससे मुलाकात सुनवा रहे हो? दिलीप लोयलका जी से। अच्छा। जी हाँ, ये कोलकाता में 2 बिजनेस चलाते हैं। टैक्सेशन पर कई वेल नोन किताबें लिखी हैं और कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। ये भारत के पहले विजुअली इम्पेयर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। अपनी दृष्टिहीनता को कभी भी इन्होंने आड़े नहीं आने दिया, बल्कि बेखौफ जिंदगी जी रहे हैं और सिर्फ जी ही नहीं रहे बल्कि लोगों को जीने का ढंग भी सिखा रहे हैं। नमस्कार दिलीप साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी चुने अपने व्यावसायिक जीवन में, ये कैसे हुआ? पहले मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन जब मैंने देखा कि इस साइट प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर बनना शायद नामुमकिन है, और मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मेरे अंकल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसके अलावा मेरी फैमिली में और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेकंड प्रेफरेंस था, तो मैंने वो ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन करने के पहले मेरे फादर ने कहा कि देखो दिलीप, तुम जो ज्वाइन करना चाहते हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने मेरे को लास्ट 10 ईयर्स का टेबुलेशन दिखाया कि किसी भी साल में 2%, 3% इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं, तो ये एक साइटेड पीपल के लिए भी थोड़ा मुश्किल है। तो गिवन दिस प्रॉब्लम तुम्हारे से मुश्किल होगा, तुम एक बार वापस सोच लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, ना तो है ही, एक बार ट्राई करके देखते क्या होता है। आप ये बताइए कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कैसे किया, उसका परीक्षा कैसे पास किया? ऐसा है कि जैसे 3 साल जो इसके जो पीरियड है जो लगता है, मेरे को वही टाइम लगा, मेरे को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। और इसको पढ़ाई के लिए ऐसा है कि मेरे फादर ने मुझको एक होल टाइम रीडर दे रखा था, जो कि मेरे लिए रीड करता था। मैं जब ऑफिस में ऑडिट के लिए जाता था तो वो मेरे को बुक्स अकाउंट्स भी पढ़ के बताता था, मैं जो नोट्स देता था वो नोट्स नोट करता था, और अगर मैं कोई ट्यूशन के लिए जाता था तो वो भी मेरे साथ जाता था। और एग्ज़ाम्स में जैसे इंस्टीट्यूट का सिस्टम है कि वो खुद राइटर प्रोवाइड करते हैं, तो वो राइटर प्रोवाइड करते हैं, आप डिक्टेशन दे के एग्ज़ाम दिया। दिलीप साहब, अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं रानीगंज में पढ़ता था तब मुझे आइडिया नहीं थी ब्लाइंड स्कूल की, तो इस तरह वहाँ कोई ब्लाइंड स्कूल थी भी नहीं, तो नॉर्मल स्कूल में ही मैं पढ़ाई की है। और वहाँ पे टीचर्स लोग आपके लिए स्पेशल केयर करते थे, और जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं तो वो आपके को बहुत हेल्प करते थे। जैसे मेरे जो एक फ्रेंड था मेरे साथ पढ़ता था, तो वो क्या करता था कि अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ टाइप की यूज़ करता था, और उसमें कार्बन लगा के जो भी काम करता था उसमें कार्बन लगा के करता था, ताकि वो एक पन्ना मेरे को दे देता था, और घर पे पढ़ने में मेरे को उससे बहुत सुविधा होती थी। आपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ वकालत भी की। हमारे सुनने वालों को आप ये बताइए कि अकाउंटेंसी के अलावा आप क्या क्या करते हैं? मैं जब सीए कर रहा था साथ साथ में जब मैंने लॉ भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैं एज अ लॉयर प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही प्रैक्टिस करता हूँ, और बेसिकली इनकम टैक्स में ही डील करता हूँ। मेरे इनकम टैक्स में ऑडिट, और मैं इनकम टैक्स के बुक्स भी लिखता हूँ, तो ये मेरा बेसिकली प्रोफेशन है। तो दिलीप साहब, आप अपने लेखकी के बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर नारायण जैन, उन्होंने एक दिन कहा कि दिलीप, उनको एक
पब्लिशर्स का काफ़ी प्रेशर है एक किताब लिखने के लिए, तो वो अकेले से संभव नहीं हो पा रहा है, तो अपने लोग दोनों मिल के लिखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो इस तरह हम लोग बुक लिखना चालू किए और हमारा पहला एडिशन 1994 में आया था और उसके बाद अभी 14वां एडिशन चल रहा है हाउ टू हैंडल इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स का। और इस किताब काफ़ी पॉपुलर है, ये किताब 2 वॉल्यूम में आती है, अभी सब मिला के इसमें करीबन 1700 पेजेस हैं। और उसके अलावा भी हमने 4-5 किताबें लिखी हैं, जैसे VDIS, उसके अलावा टैक्स प्लानिंग, प्लीडिंग एंड टैक्स प्रैक्टिस। आप एक पेट्रोल पंप भी चलाते हैं, ये कैसे हुआ? क्या हुआ कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ ही रहा था, न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा, एक पेट्रोल रिटेल आउटलेट रिजर्व फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो मैंने उसको बहुत कैजुअली अप्लाई किया और फिर वो जब मिल गया तो वो भी मैं पार्ट टाइम देखता हूँ। इतने सारे कार्य केवल 24 घंटे, आप ये वक्त कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा है, मैं सुबह 8 बजे अपने पेट्रोल रिटेल आउटलेट पे जाता हूँ और 8 से 10 मैं वहाँ पेट्रोल पंप का काम देखता हूँ। 10 बजे वह वहाँ से निकल कर, मेरी ऑफिस मैंगो लेन में है, मैं वहाँ जाता हूँ, 10:30 पौने 11 तक वहाँ पहुँचता हूँ और फिर वहाँ पे मैं 7 बजे तक रहता हूँ, 7 बजे तक। और मैं उसके बाद 7 बजे वापस मैं पेट्रोल पंप आता हूँ 7:30 पौने 8 तक, और उसके बाद 10 बजे तक मैं पेट्रोल पंप में रहता हूँ, फिर मैं रात को घर जाता हूँ। दृष्टिहीन होने के बावजूद पेट्रोल पंप में इतना ज़्यादा कैश आप कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे देखिए, मेरी जैसे रोज की 5.5 लाख रुपए कैश सेल है, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे पेट्रोल पंप के बिजनेस में खासकर कि हर एक चीज़ का इन्वेंटराइज्ड है, डिफरेंट आदमी लोग कैश ड्यूटी करते हैं, तो हर एक आदमी को आप एक पर्टिकुलर स्टॉक देते हैं और वो जब ड्यूटी छोड़ता है तो उसको वो क्लोजिंग स्टॉक देते हैं, तो ये जो डिफरेंस है इसका पैसा वो जमा करते हैं। तो इसका क्या है कि जैसे आजकल तो कंप्यूटर की बहुत सुविधा है, तो हम लोग जब सुबह शाम में, जैसे सुबह जब जाता हूँ तो रात को जिसने ड्यूटी क्लोज की है उसका हिसाब मैं कंप्यूटर में देख लेता हूँ और उतना पैसा आया टोटल, उसने जो पैसा दिया है उसको ऐड करके और उसको बैंक भिजवा देते हैं। तो इस तरह कोई उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। वैसे देखिए, आप किसी भी बिज़नेस में कुछ भी करिए, अगर किसी को भी स्कोप मिलता है तो वो गड़बड़ कर सकता है। तो आप कोई भी काम करिए, आपको स्कोप को मिनिमाइज़ करना होगा और उसके बाद फिर आपको अपने चेक्स जितने ज़्यादा रखिएगा उतना आप सेफ रहें। दिलीप साहब, आप अपने पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। मेरी शादी 1982 में हुई और मेरी वाइफ ने भी शादी के बाद कंपनी सेक्रेटरीशिप की और अभी मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी लड़की ने अभी इसी साल जनवरी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की है। मेरा लड़का अभी छोटा है, वो क्लास 7 में पढ़ रहा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, दिलीप साहब, आप अपने रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं? मेरे को बेसिकली पढ़ने का बहुत शौक़ है। कभी बहुत किसी भी कारण से बहुत टेंस हो जाऊं या कोई तकलीफ़ में रहूं तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ने से मेरा को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। मैं बाकी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं जब मैं पढ़ने बैठता हूं। जनरली मेरे को टैक्स किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है। उसके अलावा जैसे अदर देन टैक्सेस में मैं जनरल नॉलेज की चीज़ें हुई, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिकल जो भी चीज़ों का इम्फेक्ट है, वो चीज़ें पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं जनरली रीडर के थ्रू से पढ़ता हूँ या फिर जो मेरे कंप्यूटर में स्टोर्ड है तो मैं टॉकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू से पढ़ता हूँ। भाई अरशद, दिलीप की बातचीत सुनकर एक रशियन प्रोवर्ब याद आया कि प्रे टू गॉड बट कंटिन्यू टू रो योर बोट टुवर्ड्स द शोर। हाँ, क्या बात कही कि दुआ मांगो, जरूर मांगो, लेकिन अपनी कश्ती को मजबूती से किनारे की तरफ खेते रहो। हाँ। अमीन सियानी जी हमारे साथ हैं एक बार फिर और आज बता रहे हैं मोरेश्वर जे धर्माधिकारी के बारे में, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बतौर साइंटिस्ट का काम करते थे। हैरत होगी आपको ये जानकर कि अचानक लॉस ऑफ विजन के कारण दृष्टिहीन हो जाने पर भी 19 बरस BARC में ही प्रोडक्टिव काम करते रहे हैं मोरेश्वर जी। मोरेश्वर जे धर्माधिकारी
एक ऐसे साहसी इंसान जिन्होंने नेत्रहीनता के सीमित दायरे में बंधने से साफ इनकार कर दिया। मोरेश्वर का जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1938 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। शुरू से ही उन्हें विज्ञान में बेहद रुचि थी। उन्होंने फिजिक्स को चुना अपने विषय के तौर पर और अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई के जाने माने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक साइंटिस्ट ऑफिसर के तौर पर काम करने लगे। उनकी मेहनत और लगन से प्रभावित होकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी भेज दिया गया। अपनी रिसर्च और पढ़ाई सफलता से पूरी करने के बाद 1980 में जब मोरेश्वर धर्माधिकारी भारत वापस आए तो अचानक अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। उनका सारा संसार अंधकार में डूब गया। उनके सहकर्मियों को लगा कि अब मोरेश्वर उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे, पर मोरेश्वर ने हार नहीं मानी और उन सभी साथियों की सोच को गलत साबित कर दिखाया। वो पूरी मेहनत और लगन से काम करते रहे और लोगों को अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया। आगे चलकर उन्होंने कंप्यूटर के लिए एक ब्रेल इंटरप्रेटर का निर्माण किया। उनके इस शानदार कारनामे के लिए 1997 में उन्हें खास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने भी उनके इस निर्माण के बारे में छापा। आज मोरेश्वर एक रिटायर्ड और खुशहाल विवाहित जीवन बिता रहे हैं। उनकी 3 बेटियां भी हैं जो कि अमेरिका में इंजीनियर्स हैं। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, 3rd ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। ये थे अमीन सयानी, रेडियो जगत की जानी मानी शख्सियत जिनसे हम सब वाकिफ हैं, जो बता रहे थे मोरेश्वर जे धर्माधिकारी के बारे में। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि ये जो शब्दों का रिश्ता है ना आपके और हमारे बीच, ये कितना नायाब, कितना कीमती, कितना अमूल्य है? जी हाँ, ये शब्द ही होता है जो कभी जज्बात के तारों को छेड़ता है, कभी हिम्मत के शिखर को सर करने की सीख देता है। हर बार ये शब्दों का ताना बाना हमें आपके और करीब लाता है और जिंदगी के कई पहलुओं को उजागर करता है। एहसास की बात पर याद आया कि एक बड़ा खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला प्रोजेक्ट, ये अनोखा बागीचा जिसका नाम है सी हियर गार्डन, यूके में दृष्टिहीन लोगों की तफरीह के लिए बनाया गया है। जी हाँ, इस सी साइड गार्डन को गार्डन्स वर्ल्ड शो में गोल्ड मेडल मिला है। समंदर के किनारे रेत पर इस गार्डन में 2 तरफ सैंड कासल बने हुए हैं। अंदर जाने के रास्ते पर छोटी छोटी सिपियां, बजरी और ड्रिफ्टवुड वगैरह बिखरे हुए हैं जो कि पैरों के नीचे, चलने वालों के पैरों के नीचे चुरमुराते हैं। 2.5 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस गार्डन में समंदर की खुशबू को भी महसूस किया जा सकता है। इसे नेशनल टॉकिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की सहायता से बनाया गया है। भाई, मैं तो कहता हूं कि दाद के काबिल हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कुदरत के रंग रूप को अनोखे यत्न से लोगों की जिंदगी को भर देते हैं। टू बी विलिंग इज टू बी एबल। बार बार ये सच्चाई हमारे प्रोग्राम ये है रोशनी का कारवां के जरिए सिद्ध होती है। कंचन गाबा को ही ले लें। कोलकाता की इस ट्रेंड माउंटेनियर ने टेंजिंग रॉक, गंबू रॉक और संडाकफू रॉक को फतेह किया है। अपनी हिम्मत और जुर्रत के लिए कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पा चुकी हैं ये। माउंटेनियरिंग इनकी हॉबी और लॉ इनका प्रोफेशन है। ये जो 8 साल की उम्र में अपनी नज़र गंवा बैठी थी। प्रणय गडोदिया ने इनसे सवाल किए माउंटेनियरिंग फॉर द ब्लाइंड को लेकर। कंचन, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि माउंटेनियरिंग या पर्वतारोहण क्या होता है? पर्वतारोहण का मतलब होता है कि आपको पर्वत के ऊपर चढ़ना है, लेकिन चढ़ना काफ़ी नहीं है। इसके अंदर आपको रॉक क्लाइंबिंग सीखनी पड़ती है, क्योंकि पर्वत पे आप जब चढ़ते हैं तो आपको स्टीफ माउंटेन्स मिलते हैं, स्टीफ रॉक्स मिलते हैं, तो आपको रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए।
फिर उसके अंदर आपको रिवर क्रॉसिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप जब पर्वत पे चढ़ेंगे तो आपको बीच बीच में नदियाँ भी मिलेंगी और उस नदियाँ को भी आपको पार करना है। इसके अलावा आपको जंगल के बारे में ज्ञान, कुछ पहाड़ी पशु पक्षी के बारे में ज्ञान, और आप एक पहाड़ पे कैसे रहेंगे, कैसे टेंट लगाएंगे और कैसे अपना खाना बनाएंगे, इसका ज्ञान भी बेसिक आपको होना चाहिए। तो यानी कि पर्वत आरोहण का मतलब बनता है कि आपको पर्वत में चढ़ने के लिए जो जो भी चाहिए आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। तो क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति माउंटेनियरिंग कर सकता है? हाँ, जरूर कर सकता है। आपने जरूर पेपर में पढ़ा होगा कि 2001 साल में ही एक दृष्टिहीन व्यक्ति ने एवरेस्ट तक पहुंच गए थे। तो एवरेस्ट तो हमारे सबका जो पर्वत आरोहण करते हैं उनका सपना होता है, तो वो भी एक दृष्टिहीन ने करके दिखाया है। हमारे अगर इंडिया की बात ले तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे, और बाहर भी काफ़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि रॉक क्लाइंबिंग में थोड़ी सी सिर्फ दिक्कत आती है, क्योंकि आपको जो फुट होल्स और हैंड होल्स हैं वो आपको एक जिनको दिखता है वो देख के चढ़ते हैं, और ब्लाइंड को फील करके चढ़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। इसके अलावा हमको नहीं लगता कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति को माउंटेनियरिंग करने में और कोई दिक्कत आती है, क्योंकि जिनको दिखता है उनको भी शेरपा का हेल्प लेना पड़ता है। वो भी अपना सामान शेरपा को देते हैं, और कभी कभी शेरपा के कंधा का भी सहारा लेते हैं। तो जहाँ तक सहारा लेने की बात है वो दृष्टिहीन भी लेता है, और जिसके पास दृष्टि है वो भी लेता है। तो कंचन, भारत में से कौन कौन से माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो दृष्टिहीन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और इन ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? देखिए, हमारे एक तो टाटा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से कभी कभी दृष्टिहीन लोगों को कुछ चांस दिए जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग ही होता है, जैसे अपने उत्तरांचल में दूधी ताल और उस सब इलाके में वहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग ही कराया जाता है 12-13-14 हज़ार फीट तक, और रिवर क्रॉसिंग कैसे करना है मंकी स्टाइल में वो सिखाया जाता है। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया में, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है, मई जून में वो दृष्टिहीन लोगों के लिए एक कोर्स करते हैं स्पेशली, और एडवेंचर कोर्स का एक ट्रेनिंग देते हैं। उसमें रॉक क्लाइंबिंग, काफ़ी टफ क्लाइंबिंग सिखाई जाती है, और वहाँ पे ट्रैकिंग, जोंगरी, टाइगर हिल, उसके बाद आपका टोंगलो, ये सब पे एक्सपीडिशन भी कराते हैं, और साथ साथ रिवर क्रॉसिंग भी सिखाते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी ट्रेनिंग की कमी है हमारे इंडिया में, क्योंकि एक पर्वत आरोहण का राफ्टिंग एक पार्ट होता है, राफ्टिंग कहीं नहीं सिखाया जाता है। तो कुछ कुछ कमियां हैं, लेकिन इसका एक कारण है कि हमारे दृष्टिहीन व्यक्ति के अंदर उत्साह की भी कमी है। अगर दृष्टिहीन व्यक्ति उत्साह दिखाएंगे तो हम इंस्टीट्यूट को जाके कह सकते हैं, भाई हमें ट्रेनिंग दीजिए। एक पर्वतारोहण के अभियान पे जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है? पर्वत आरोहण के लिए हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है उसका लेवल काफ़ी अप होना चाहिए, और हम ये एडवाइस करते हैं कि आप एक अभियान के जाने के पहले कम से कम 1 महीना आप सुबह शाम एक्सरसाइज करें, ताकि आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आपका जो मतलब किसी को सांस फूलता है, तो अगर किसी को सांस फूलता है तो उसके लिए पर्वत आरोहण हम उनको नहीं जाने को कहते हैं। और मेंटली भी आपको काफ़ी मजबूत रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मेंटली मजबूत नहीं हैं तो फिर आपको जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है, यानी कि 12-13 हज़ार फीट के ऊपर जाके एक ऊपर पहाड़ी हवा में जो एक ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है, अगर आपका मेंटली आप बहुत कमज़ोर है तो आपको वो सिकनेस बहुत जल्दी पकड़ेगा। और अगर आप कोई इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं फिर तो आपको क्लोथिंग और रूफ सैक, कैराबिनर, जूमर, हार्नेस जो लगते हैं ये सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें वो इंस्टीट्यूट से ही मिलती हैं। वो फेदर कोट सब वहाँ से ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप अगर दोस्तों के साथ आपने ट्रेनिंग ले चुके हैं और दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें फिर आपको खुद ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी जगह है जहाँ से ये सब चीज़ें रेंट मिलती हैं। पर्वतारोहण के ऐसे कुछ अभियान या एक्सपीडिशन आप बताना चाहेंगे जहाँ जाया जा सकता है? जैसे हम अभी तक गए हैं संदाकफू, ये बंगाल की सबसे ऊंची पहाड़ी है, टाइगर हिल है, जोंगरी है जहाँ से आप कंचनजंगा जाते हैं, दूधी ताल है। तो ये सब में तो ब्लाइंड ऑलरेडी जा चुके हैं, हम भी जा चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग का उत्साह और ज़्यादा होगा तो
हम नए नए पहाड़ी आविष्कार कर सकते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि हमारे में भी उत्साह बहुत कमी है, तो ये उत्साह को हमें और बढ़ाना होगा। अगर हम अपने थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करें तो हम सारी पहाड़ियों पे चढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कंचन, ऐसे कौन से क्लब्स या संस्थान हैं जो दृष्टिहीन लोगों के लिए माउंटेनियरिंग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं? ऑल इंडिया तो हमें नहीं पता, लेकिन हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, स्टेप अप बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल में, वॉइस ऑफ द वर्ल्ड है, फिर जमशेदपुर में टाटा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये सबसे बच्चे तो हमेशा ही हर साल ही जाते हैं। आखिर में एक सवाल कंचन, माउंटेनियरिंग या पर्वतारोहण के दौरान कौन कौन सी मुश्किलें या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? पहली बात है कि आपको एक स्टीफ रॉक्स मिल सकती है, वो एक बड़ा चैलेंज होता है। उसकी रॉक क्लाइंबिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि बहुत गहरी नदी मिल सकती है, वो चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है। बैड वेदर, जैसे एक 15,000 फुट की पहाड़ी है, वो आप एक साथ तो नहीं चढ़ सकते। आप हर रोज 2,000-3,000 करके चढ़ेंगे, तो आपने सुबह ठाना कि आप 3,000 आज चढ़ेंगे और अचानक दोपहर के टाइम बैड वेदर हो जाता है, तो आपको चंद मिनटों में डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको यहाँ रुकना होगा, और उस रुकने का जो प्रस्तुति है वो आपको करनी पड़ती है। और हमें याद आ रहा है कि हम टोंगलू गए थे, तो रात में हम सो रहे थे, तो काफ़ी बैड वेदर हमें झेलना पड़ा, सारे टेंट उड़ जा रहे थे, हमने बैठ के सारी रात गुजारी। और एक होता है कि बहुत ऊपर जाके तो नहीं, 12-13-10-11 हज़ार फुट तक की आपको जंगली जानवर की भी एक प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने हो सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं सलीमा, जब ऐसी हस्तियों का जिक्र होता है या उनसे हमारी बातचीत होती है, जैसे कि कंचन, तो हम अपने आप को बिल्कुल कमतर महसूस करने लगते हैं। ये हमारे गिले शिकवे कि ये गर्मी ज्यादा है, पानी कम है, कितने बेमानी लगते हैं, नहीं? बिल्कुल ठीक कहा। आफरी हैं ऐसे जियाले, सदाफरी। अच्छा मैं भी कहाँ की बातें करने लगा। दोस्तों, आपको मोनिका शर्मा याद है? अरे कैसे नहीं याद होंगी भाई, उनकी मिमिक्री का कमाल हम कैसे भुला सकते हैं। बस, तो एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में है मोनिका उमा देवी, जो कि अपने वक्त की मशहूर गायिका थी। उनके स्वर में हिट सॉन्ग अफसाना लिख रही हूं पेश कर रही हैं। मोनिका जन्म से ब्लाइंड है और फिलहाल इंटरनेशनल कॉल सेंटर में वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर हैं। ए मोनिका जी, शुरू कीजिए ना। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। टाना ना 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 ना, टाना ना 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 ना। भाई वाह 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 मोनिका, हू बहू उमा देवी। बाय द वे, ये उमा देवी मशहूर कॉमेडी एक्ट्रेस टुनटुन है। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सीडी और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के ज़रिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे, वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, रफ्ता रफ्ता प्रोग्राम खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जानता हूँ सलीमा क्या कहने वाली हैं। कहेंगे एक सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो। तो भाई हम जवाब कहाँ से दें, सवाल तो पूछें आप। जी यूसुफ साहब, मेरा मतलब अरशद साहब, सवाल ये है कि हाउ ऑफन शुड पीपल विद नो आई प्रॉब्लम्स हैव देयर आईज एग्जामिन्ड। और ये भी आपको याद दिला दूं कि ये जो सवाल था ये प्रोग्राम नंबर 23 का था, और इसका जवाब भी मैं दूंगी। इसका जवाब है एटलीस्ट वंस अ ईयर। अरे लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि जीता कौन?
अरे बड़ी साफ सी बात है, आसान सी बात है। वो हैं नमिता अस्थाना, जो कि हौस खास नई दिल्ली से, जिन्होंने हमें बताया है इसका सही जवाब। और जाहिर है नमिता को हम भेजेंगे एक बढ़िया सी टी शर्ट। आपका दोस्त अरशद इकबाल आपसे चाहता है इजाजत, और मैं सलीमा रजा भी इनके साथ ही आपसे इजाजत लेती हूँ। खुदा हाफिज। आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का